तो दोस्तों, आई एम आदर्श तिवारी एंड आई एम बैक विद द न्यू लेक्चर नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में। इंडिया में कैसे नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई, यहाँ पर लोगों ने कैसे बात करनी स्टार्ट करी कि भाई ये पूरी कंट्री हमारी है। यानी कि इसके पहले मैंने बताया कि लोग छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, स्मॉल स्मॉल, जैसे राजपूताना, मराठा, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। यानी कि पूरे इंडिया की बात कैसे है, यानी फीलिंग ऑफ वननेस इंडिया में कैसे डेवलप हुई, इस चीज़ की हमें बात करनी है। तो हमें पता है कि ये चीज़ कब स्टार्ट हुई। ये चीज़ अफ्रीका में भी और इंडिया में भी लगभग एक साथ ही स्टार्ट हुई, क्योंकि सारी ये जो कंट्रीज़ हैं इनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। ये क्या थी, कॉलोनी हुआ करती थी। कॉलोनी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर सपोज करो कोई कंट्री ए है एंड दूसरी कंट्री बी है, सपोज करो दिस इज अ पावरफुल कंट्री, और ये जो मोर पावरफुल कंट्री होती है लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर रूल करने लग जाए, तो जो ये लेस पावरफुल कंट्री होती है इसे हम कॉलोनी बोलते हैं। यानी उस टाइम जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थी हर जगह नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी। तो हम यहाँ पर वही बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आते हैं अपने लेक्चर पे, और लेक्चर जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिए कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड जो 10th बोर्ड वाले हैं वो अपना यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच होल सिलेबस ऑन दिस चैनल ओनली। सो मेक श्योर कि जब क्लासेस आएँ आप आएँ, देखें, रिवीजन करें, जो भी करना है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम बात करते हैं हाउ डिड नेशनलिज्म एमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये हम बात करते हैं भाई, इंपीरियलिज्म वाली फीलिंग आ रही थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे इंपीरियलिज्म कर रहे थे उसकी अपोजिशन में ही नेशनलिस्ट मूवमेंट होने स्टार्ट होते हैं, और जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तब नेशनलिज्म डेवलप होता है। यानी पीपल ऑफ इंडिया वीगन टू डिस्कवर देयर यूनिटी, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं वो भी अपनी यूनिटी की बात करते हैं। यानी कि हम यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया में पता है बहुत डाइवर्स कंट्रीज़ है, और उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखी थी, यानी छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या था, हम लोग यूनिटी की बात करते थे, कैसे पूरी कंट्री को यूनाइट करा जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी छोटे छोटे और दूसरे किंगडम्स या धर्म है, रिलीजन्स हैं, उनको कैसे मिला करके एक हुआ जाए। और हमारा एक गोल होना चाहिए कि भाई हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है, और हमें क्या करना है, यानी कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम यानी कि यहाँ पर अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे स्वराज की बात होती है, हमें अपना राज्य चाहिए, यहाँ पर कोई फॉरेनर रूल नहीं करना चाहिए। तो यानी कि द सेंस ऑफ ऑपरेशन अंडर कॉलोनियल पावर, तो लोगों के अंदर ये बात होती है कि भाई हमारा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मतलब हमें दबाया जा रहा है कॉलोनियल पावर के अंदर। गिव इंडियंस अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर, जिससे क्या होता है कई सारे ग्रुप जो होते हैं इंडिया के एक साथ आ जाते हैं, और जिससे क्या होता है नेशनलिज्म डेवलप होता है हमारी कंट्री में। अगर हम बात करें 1857 की, कि 1857 में भी रिवोल्ट हुआ था, तो उसको हम नेशनलिज्म क्यों नहीं बोलते हैं, उसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग रिवोल्ट का नाम दे देते हैं कि एक रिवोल्ट ही रह गया था। वो चीज़ चलो अलग की डिबेट है, यहाँ का पार्ट है नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। बट यहाँ हम अगर उस चीज़ को देखें तो वहाँ पर नेशनलिज्म वाली फीलिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि उस टाइम के जो भी लोग थे, मतलब उस स्ट्रगल को जो भी लीड कर रहे थे, उसमें सबका अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ था। जैसे झांसी की रानी थी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात कर रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो चीज़ थी कि सपोज करो तुम्हारा कोई सगा बेटा नहीं है, तो यानी कि अगर किसी ने किसी को अडॉप्ट कर लिया है तो राजा की डेथ के बाद जो अडॉप्टेड सन है उसको सक्सेसर नहीं माना जाएगा, यानी कि जो रियल सन होगा उसे ही सक्सेसर माना जाएगा। अगर किसी किंग का रियल सन नहीं है तो जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स के अंदर चला जाएगा। अब वही बात करें नाना साहब की, तो नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे यानी कि बहुत सारे थे, सबका अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ था, उस पर पूरे देश को आज़ाद कराने की बात हो ही नहीं रही थी, यानी कि यूनिटी नहीं थी, सब अलग अलग गोल के लिए लड़ रहे थे, एक गोल नहीं था। तो यहाँ जो नेशनलिज्म की बात हुई, इस नेशनलिज्म में क्या था, भाई हमें क्या करना है, हमें अपनी पूरी इंडिया के फ्रीडम की बात करनी है। तो यानी अगर हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की बात करें, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, उस टाइम जो मैंने अभी बताया कॉलोनी हुआ करती थी, यानी ब्रिटिशर्स आकर के यहाँ रूल किया करते थे, तो उसी के अपोजिशन में नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था इंडिया में। द कांग्रेस अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी मेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट अ मास मूवमेंट, यानी कि हमें पता है कि महात्मा गांधी वाज अ वेरी कैरिज्मेटिक रूलर, यानी कि लीडर, वेरी कैरिज्मेटिक लीडर, यानी कि
अगर ये कहा जाता है जब चलते थे तो हज़ारों लोग इनके साथ चल दिया करते थे, यानी कि इनकी ऑरेटरी स्किल इतनी अच्छी थी कि जो बोलते थे तो बहुत लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो यानी कि महात्मा गांधी ने इसको मास मूवमेंट बना दिया। मास मूवमेंट मतलब यहाँ पर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा। इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया वाज फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा, उस टाइम अगर हम बात करें 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, और जब वार होता है तो हमें पता है कि बहुत सारी सिचुएशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, उस टाइम इकोनॉमिक हर्डल्स की अगर हम बात हटाएं तो इंडिया में क्या था, एक मान्यता थी कि यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, जो अगर ओशियन पार की यात्रा नहीं कर सकते हैं, समुद्र पार की यात्रा नहीं कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो उन्हें उनके रिलीजन से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे एक मतलब रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव थॉट चलता था, लोगों की मान्यता थी ये वाली। तो यहाँ के लोग जो थे उन्हें आर्मी यहाँ से लड़ने के लिए अंग्रेज़ लोग आर्मी में भेजते थे, और वो दे वर वेरी रिलक्टेंट, दे डोंट वांट टू गो देयर, वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। बट उसके बाद क्या होता है, उन्हें फोर्सफुली रिक्रूट करा जाता है आर्मी के लिए और भेजा जाता है। तो इससे एक और बहुत ज़्यादा रोष था यहाँ के लोगों में कि भाई अंग्रेज़ लोग तो क्या कर रहे हैं, हमें अपने मान्यता के अगेंस्ट चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हो रखी थी। इसके बाद और कई सारी चीज़ें थी, अब उसकी हम बात करते हैं आगे चल के कि जब प्रॉब्लम्स होती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। यानी कि पहले क्या होता है, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है कि वॉर हो रहा है और ब्रिटिशर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली, तो यानी और यहाँ पर रूल भी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो जो डिफेंस था, डिफेंस का एक्सपेंडिचर था बहुत इंक्रीज हो गया था। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ जब इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट के पास या किंग के पास पैसा कहाँ से आता है, लोगों के साथ, लोगों से ही आता है। वो लोगों से कैसे आता है, यानी को टैक्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट पैसा भाई हमसे ही तो लेती है ना। तो यानी कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो यानी कि हम रिलेट कर सकते हैं टैक्सेस इंक्रीज होंगे या फिर महंगाई आएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। अभी वो आगे हम देखते हैं। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, यानी गाँव को कहा गया कि भाई तुम सोल्जर्स का सप्लाई करो। एंड दे फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और उन्होंने क्या करा, गाँव से भी रिक्रूट करा और फोर्स रिक्रूटमेंट था, जिससे लोगों में क्या हो गया, एंगर फैल गया। इन्फ्लेशन डबल्ड, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। रिजल्टिंग इनटू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, अब जिससे क्या हो, जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। आगे क्या होता है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। मैंने क्या बोला कि भाई जब कभी भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस इंक्रीज करे जाएंगे। तो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स एंड इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज टू मीट वॉर एक्सपेंसेस, जिससे क्या हो, वॉर एक्सपेंसेस जो भी मतलब थे उनको पूरा किया जा सके। द क्रॉप्स, अच्छा उसी टाइम और क्या होता है, 1918-19 में क्रॉप फेल्ड हो जाती है, यानी बहुत बैड क्रॉप होती है। और 1921 में रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, यानी कि जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो उनके अंदर क्या आएगा भाई, रिवोल्यूशनरी फीलिंग आएगी कि तुम कैसे गवर्नमेंट होते हो, हमारी नीड ही नहीं पूरी कर पा रहे हो, फिर हम तुम्हें कैसे। सिंपल से अगर हम बात करें ना, कभी भी गवर्नमेंट कोई भी हो वो कैसे चलती है, वो बिलीव के ऊपर चलती है, बिलीव सिस्टम के ऊपर चलती है। अगर लोगों का विश्वास किसी भी चीज़ से उठ जाता है तो चीज़ नहीं चलती है। आज की हम बात करें भाई, हम वोट क्यों देने जाते हैं, उस टाइम तो वोटिंग सिस्टम नहीं था, चलो लोग रूल कर रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों को लगता था चलो ठीक है रूल कर रहे हैं। बेसिकली अंग्रेज लोग अगर यहाँ होते और लोगों की नीड्स पूरी होती तो कोई इन्हें भगाता नहीं, अगर उनकी लाइफ अच्छी होती। लेकिन लोगों को दिख रहा था भाई ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा उन्होंने 1600 लेकर के 1947 तक राज कर लिया। जब तक लोगों को लगा कि हाँ ठीक है उन्होंने रूल करा, लेकिन जिस दिन से लगने लगा कि भाई ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तब से लोगों ने क्या करा, उसके अगेंस्ट हो गए। तो यानी कि सेम चीज़ वही है, जब तुम्हें कोई भी चीज़ तुम्हारी नीड नहीं पूरी होगी तो तुम उसके धीरे धीरे क्या करोगे, भाई ये सिस्टम ख़राब है, अब हमें सिस्टम का रिफॉर्म करना होगा क्योंकि बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए। तो यानी कि एक ये भी फीलिंग थी नेशनलिज्म आने की कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। दिस वाज एक्कम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और चेरी ऑन द टॉप उसी टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड हो जाता है। तो इससे क्या होती है, नेशनलिज्म वाली फीलिंग को और ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है, यानी कि और ज़्यादा ये चीज़ स्प्रेड हो जाती हैं। अच्छा उसी टाइम की हम बात करें तो 1914 से 1918 जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उस टाइम क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ऑटोमन एम्पायर
ऑटोमन एम्पायर क्या होता है, उस टाइम स्प्लिट हो जाता है, यानी टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, और क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स वहाँ पर रूल करने लग जाते हैं। और जो ऑटोमन एम्पायर था वो मुस्लिम एम्पायर था। अब वहाँ पर जो इंडिया के मुस्लिम होते हैं ना, उन्हें लगता है कि अब वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, और जो ऑटोमन था वहाँ पर जो मुस्लिम हुआ करते थे उनको यहाँ के मुस्लिम अपना लीडर मानते थे, जिन्हें खलीफा बोलते थे। तो यानी कि वो उनका मन था, जो यहाँ के मुस्लिम्स थे वो चाहते थे कि जो भी पावर है वो खलीफाज को दे दी जाए, यानी कि ऑटोमन एम्पायर खलीफा को वापस कर दिया जाए। वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो यानी कि यहाँ के जो मुस्लिम थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं गांधी जी, और उनको लगता है कि भाई अब मुस्लिम भी अगेंस्ट हैं, हिंदू तो जो भी थे और जो दूसरे रिलीजन के लोग थे, कांग्रेस वाले, वो तो लड़ ही रहे थे, हम इनको एक साथ में यूनाइट करते हैं और एक साथ पूरी कंट्री क्या करेगी, इनका विरोध करेगी, इनको अपोज करेगी। तो ये सारी चीज़ होती है। अच्छा, उस टाइम जब खलीफा मूवमेंट चलता है तो उसके लीडर होते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स जिन्हें बोला जाता है, ये दोनों होते हैं और क्या करते हैं, खलीफा मूवमेंट को लीड करते हैं। तो इतनी कहानी होती है वर्ल्ड वार की, कि वर्ल्ड वार से कैसे नेशनलिज्म की बात इंडिया में उठती है। इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के अराइवल के बारे में। अच्छा, हम गांधी जी के बारे में बात करें तो ये पहले अफ्रीका में हुआ करते हैं। 1915 जनवरी 1915 इंडिया में एंटर करते हैं। ये इंडिया में एंटर करते हैं तो सबसे पहले इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, वो इनको बोलते हैं कि तुम क्या करो, पहले 1 साल तक क्या करो, पूरी इंडिया में ट्रेवल करो और यहाँ की सिचुएशन को समझो। तो गांधी जी आते हैं और वो पूरे 1915 ट्रेवल करते हैं। उसके बाद उन्हें भी समझते हैं कि इंडिया की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, फिर अपना पब्लिक अपीयरेंस लेकर के आते हैं, यानी कि लोगों के बीच आते हैं। और उस टाइम क्या होता है, अब वो बात करते हैं, यानी कि गांधी एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी का मानना था कि भाई हमें क्या करना है, चीज़ों को सत्याग्रह के बेसिस पे सुधारनी है। सत्याग्रह का मतलब बेसिकली क्या था, सत्याग्रह का मतलब हमें सत्य के ऊपर और धर्म के ऊपर चलना है, यानी कि इनका मानना था मीन्स जस्टिफाइज द एंड्स। कुछ लोग बोलते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी कि अंत भला तो सब भला, बट इनका मानना था नहीं, हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को करना है। तो यानी कि उस टाइम इन्होंने देखा कि पीपल फेसिंग हार्डशिप, देन गांधी इमर्ज इन इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड विद यूनिक टूल। इनका टूल क्या था, सत्याग्रह। सत्याग्रह का यानी कि नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, यानी कि इनका मानना था कि भाई हम अच्छे तरीके से मास एजिटेशन करेंगे, हमें अहिंसा के ऊपर चलना है, धर्म के ऊपर चलना है, सत्य के ऊपर चलना है, हमें किसी भी गलत तरीके से अंग्रेज़ों को नहीं भगाना है। यानी कि इनका मानना था ये यूनिक वेपन है टू फाइट इनजस्टिस, यानी कि इनजस्टिस को से लड़ने के लिए यूनिक वेपन है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट की बातें कर रहे थे कि हम जो भी प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल करेंगे। अच्छा, इन्होंने गांधी जी ने सत्याग्रह को ये नहीं कि यहाँ पर पहली बार लॉन्च कर रहे थे, पहले भी कर चुके थे साउथ अफ्रीका में। उसके बाद जब इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले चंपारण इन बिहार में करते हैं 1916। ये 3 खटिया सिस्टम के ऊपर होता है। 3 खटिया सिस्टम यानी कि उस टाइम कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप हो गई थी, यानी कि वहाँ पर ज़मीन के कुछ पार्ट पर इन लोगों को क्या करना होता था, इंडिगो उगानी पड़ती थी, यानी कि 3 खटिया सिस्टम के ऊपर। एंड खेड़ा इन गुजरात 1917 एंड अहमदाबाद इन गुजरात 1918। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद गांधी जी के इस चीज़ के बाद बात होती है रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या होता है, रॉलेट एक्ट एक एक्ट होता है, ये पास होता है 1919 इन द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट नेशनलिस्ट एंड इम्प्रिजन देम फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। यानी कि ये एक्ट एम्पावर कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं, यानी कि जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तुम उनको जेल में डाल सकते हो 2 years के लिए विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि उनका कोई ट्रायल भी नहीं होगा, यानी कोर्ट में उन्हें प्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। लाइक यू कैन डिटेन एनीबडी इफ़ यू फील कि वो तुम्हारा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको तुम क्या कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो एंड मतलब इम्प्रिजनमेंट करी जा सकती है। देन गांधी जी लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस अनजस्ट एक्ट, और इस अनजस्ट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी क्या करते हैं, एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसमें शॉप्स को क्लोज कर दिया जाता है
वर्कर्स ऑफ रेलवेज वेंट ऑन स्ट्राइक, जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं स्ट्राइक पे चले जाते हैं। रैलीज इन वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों में रैलीज होती हैं, जिससे और क्या होता है, अलार्म्ड बाय द लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मूवमेंट, और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए लोगों को सूचित किया जाता है कि यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एंड गवर्नमेंट अरेस्टेड प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर के प्रोमिनेंट लीडर्स को गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। एंड गांधी जी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी होती हैं, देन पीपल रिटेलिएटेड बाय अटैकिंग बैंक्स एंड रेलवे स्टेशन, पीपल रिटेलिएट करते हैं। कैसे रिटेलिएट करते हैं, वो वहाँ के रेलवेज स्टेशन पे अटैक कर देते हैं, बैंक्स पर अटैक कर देते हैं। 13 अप्रैल को क्या होता है, अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड एट जलियांवाला बाग प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सम देयर लीडर्स हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर पासिंग द रॉलेट एक्ट। अच्छा, उस टाइम क्या होता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, उस टाइम जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कई सारे लीडर्स, उनके अरेस्ट के होने के लिए कुछ लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने होते हैं। अच्छा, और उस टाइम क्या होता है, बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं, मतलब घूमने के लिए, वहाँ का मेला देखने के लिए। उनको पता भी नहीं होता है कि क्या चीज़ होने वाली है आगे। और उस टाइम क्या होता है, जनरल डायर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एग्जिट को, सॉरी, जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट ऑफ द बाग एंड फायर्ड ऑन द अनआर्म्ड क्राउड, और वहाँ की अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर क्या कर देता है, फायर कर देता है। दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इससे क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल की डेथ हो जाती है। पीपल इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द किलिंग इन जालियांवाला बाग, ये बहुत बड़े लेवल पे मैसेकर हुआ था और पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग प्रोटेस्ट करते हैं। एंड द गवर्नमेंट ब्रूटली सप्रेस्ड दीज प्रोटेस्ट, और गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से इनको सप्रेस करते हैं, यानी कि लोगों को मारा जाता है, ह्यूमिलिएट करा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें बोला जाता है तुम रेंगते हुए आगे बढ़ो, मतलब इस तरीके से ह्यूमिलिएशन करा जाता है यहाँ के लोगों को। इट ह्यूमिलिएटेड एंड टेरराइज्ड द पीपल, टेरराइज्ड द पीपल हु प्रोटेस्टेड वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, यानी कि लोगों को बोला जाता है कि तुम अपनी नाक रगड़ो ज़मीन पे, क्रॉल रेंगो ऑन द स्ट्रीट्स एंड सैल्यूट ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैल्यूट करो। एज विलेज अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब बिगन टू बी बॉम्ब्ड एंड द वायलेंस बिगन टू स्प्रेड, यानी कि ऐसे क्या होता है, जो गुजरानवाला पंजाब के पास के जो भी गांव हैं वहाँ पर बॉम्ब फेंके जाते हैं, वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और गांधी डिसाइड करते हैं कि इस मूवमेंट को अब क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के ऊपर मतलब ब्रूटल तरीके से यहाँ के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। फिर गांधी जी देख नहीं पाते क्योंकि ये बात करते हैं अहिंसा की, फिर ये बोलते हैं कि नहीं, हम इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये बात होती है जलियांवाला बाग मैसेकर की एंड सत्याग्रह की, रॉलेट एक्ट की। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आगे की बात करें फिर क्या होता है, ये हमारी जलियांवाला बाग मैसेकर की इमेज है। देखा जा सकता है कि कितने लोगों की डेथ, मतलब कैसी लाशें पड़ी हुई हैं, यानी कि जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन थी। तो M.K. गांधी क्या बोलते हैं, द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। गांधी जी बोल रहे थे कि भाई जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ इंडिया पे बना है ना, वो कहीं ना कहीं बनाने में, इस्टेब्लिश करने में यहाँ के लोगों का ही कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन इन द सेंस कि यहाँ पर वो लोग इतने दिन से रूल कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो तो ट्रेड करने आए थे ब्रिटिशर्स, बट ट्रेड करते करते यहाँ पर वो रूल करने लग गए। तो कहीं ना कहीं इसमें कोऑपरेशन तो है ही इंडियंस का। कोऑपरेशन कि जैसे हम उनकी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो यानी कि सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना उनको, ट्रेडिंग में सपोर्ट करेंगे, जब ट्रेड करेंगे उनके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो उसी का यूज करके पावर में आ सकते हैं, या आ ही गए थे। यानी कि गांधी जी बात करते हैं, इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दें, देन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, तब यहाँ का रूल कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर, एक ही साल में, एंड स्वराज विल बी इस्टेब्लिश्ड, और क्या हो जाएगा, स्वराज इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, इस कोऑपरेशन को ख़त्म करने की, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, गांधी बिलीव्ड दैट इफ़ इंडियंस डू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश द लेटर विल हैव टू लीव इंडिया, यानी कि तब बाद में उन्हें ब्रिटिश छोड़ना, मतलब इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। ही प्रपोज टू द पीपल दैट गवर्नमेंट टाइटल्स शुड बी सरेंडर्ड एंड पीपल शुड रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उन्होंने बात करी
कि जो लोगों ने या जिन लोगों को गवर्नमेंट टाइटल्स मिले हुए हैं, क्या करते थे ब्रिटिशर्स, जो यहाँ के कुछ बड़े लोग थे जिनसे उनको फ़ायदा मिलता था, तो उनको क्या करते थे, एक टाइटल दे दिया करते थे, चलो तुम मतलब राजा का टाइटल दे दिया, या ऐसे मतलब टाइटल दे दिया। जो गांधी जी ने बोला जो ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए हैं, इस टाइटल को सबसे पहले क्या करो, सरेंडर कर दो, यानी कि छोड़ दो। एंड पीपल शुड रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज, और जो भी लोग यहाँ के सिविल सर्विसेज में रिजाइन कर दें। गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी छोड़ना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी छोड़ दो। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, और इन्होंने बात करी कि जो भी फॉरेन गुड्स का यूज कर रहे हैं उनको भी क्या करना है, बॉयकॉट करना है। एंड द रिजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन नागपुर इन दिसंबर 1920, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 के कांग्रेस सेशन नागपुर में पास हो जाता है। आफ्टर द मूवमेंट वाज लॉन्च, जब ये मूवमेंट लॉन्च होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस इन मेनी सिटीज़, तो कई सारे शहरों में हज़ारों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। टीचर्स फ्रॉम दीज स्कूल्स रिजाइंड, और जो यहाँ के टीचर्स होते हैं रिजाइन कर देते हैं। एंड लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, और जो लॉयर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। द काउंसिल इलेक्शंस फॉर बायकॉटेड, जो भी काउंसिल इलेक्शन था बायकॉट करा जाता है। इन मोस्ट प्रोविंसेज एक्सेप्ट इन मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, यानी कि काउंसिल इलेक्शन भी बायकॉट करे जाते हैं बहुत सारे प्रोविंसेज में। मद्रास में नहीं करा जाता है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, इसलिए यहाँ पर बायकॉट नहीं हो पाता है। बाकी मेनी प्रोविंसेज में यहाँ के इलेक्शन को भी क्या कर दिया जाता है, बायकॉट कर दिया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड एंड स्ट्रेस वॉज लेड ऑन द यूज ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स, और क्या करा गया, इस मूवमेंट के पार्ट में ही फॉरेन गुड्स को क्या करा गया, बायकॉट करा गया, और जोड़ दिया गया कि हम क्या करें, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, यानी कि स्वदेशी चीज़ों का यूज करें, यानी कि जो इंडिया में इंडिजीनियस चीज़ें हैं उसका हम यूज करेंगे, बाहर की चीज़ों को बायकॉट करेंगे। दिस लेड टू द डिक्लाइन इन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, अब इससे क्या हुआ, जो भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उनके इंपोर्ट में डिक्लाइन आया। एंड गेव अ बूस्ट टू द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इससे जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बूस्टअप होती है। अब बात करते हैं, द मूवमेंट हाउएवर शॉट डाउन इन द सिटीज एज खाड़ी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव दैन मिल क्लॉथ एंड पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अच्छा, अब एक बात हम करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, और हमें पता है कि उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंग्लैंड में क्या थी, बहुत ज़्यादा मशीनें बन गई थी, जो वहाँ पर वो कपड़े बनाते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, और वहाँ पर जो फिनिश्ड गुड होता था मशीनों से बनता था, और मशीन के कपड़े हमें पता है कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इन कंपैरिजन ऑफ, क्योंकि इंडिया में खादी की चीज़ें चलती थी, और जो खादी क्लॉथ्स हुआ करते थे हाथों से बनाए जाते थे। अब हमें पता है कि जब हाथों से बनते हैं तो ऑब्वियस है कि इसकी क्वान्टिटी कम होगी, तो यानी कि महंगे होंगे, तो यानी कि लोग क्या करते थे, जो खादी क्लॉथ्स थे वो महंगे पड़ते थे, और उसको क्या कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अच्छा, उस टाइम और क्या हो गया, मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अगेन जॉइन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज देयर वर ओनली हैंडफुल ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उस टाइम की बात करें तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो तो बहुत कम थे कि जो यहाँ के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं, मोस्टली तो ब्रिटिशर्स के ही इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। तो जो भी जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ थे और जो भी स्टूडेंट्स थे, इन लोगों ने कुछ दिन बाद स्कूल कॉलेजेस और जो भी अपने अपने इंस्टीट्यूशंस थे उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो नहीं, क्योंकि कितने दिन तक कोई खाली बैठेगा भाई, कमाना भी तो है। तो लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और इससे मूवमेंट क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। आगे क्या होता है, अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इससे क्या होता है, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू डील इन द फॉरेन गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, सोचो आधा हो गया था। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, तो जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का और हैंडलूम्स का थोड़ा सा ऊपर उठा। और आगे क्या होता है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो ट्राइबल्स के बीच कैसा था, यहाँ के मतलब रूरल एरिया में, और ट्राइबल के बीच कैसा था। तो यानी कि हम बात करते हैं अगर मूवमेंट की, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, ट्राइबल रीजन्स में भी फैल रहा था। तो द मूवमेंट सून स्प्रेड एमंग द ट्राइबल रीजन्स ऑफ द इंडिया, यानी वेरियस ट्राइब्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट because the British denied their traditional rights in the forest and they were also forced into the begar, यानी कि फोर्स लेबर। यानी क्या होता है
जो मूवमेंट था धीरे धीरे क्या हुआ, ट्राइब्स के बीच भी फैला। कैसे फैला? क्योंकि ट्राइब्स को क्या लगता था, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके कई सारे राइट्स को, हमें पता है ट्राइब्स जंगलों में रहते हैं, उस टाइम फॉरेस्ट लॉज आ गए थे, और जिससे उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉरेस्ट के, यानी कि कुछ फॉरेस्ट की चीज़ों को कलेक्ट करना, टिम्बर्स हो गई, लकड़ियाँ हो गई, तो उनको फॉरेस्ट में एंट्री नहीं मिलती थी। तो यानी कि उनका जो नेचुरल राइट था, बेसिकली ट्रेडिशनल राइट था, उसको ब्रीच करा जा रहा था। और उन्हें क्या करा जा रहा था, फोर्स्ड इनटू द बेगार, यानी कि फोर्स्ड लेबर। बेगार का मतलब होता है भाई चलो ये हमारा कोई लैंड है, इस पर तुम काम करोगे और इसके बदले तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, उसी को बेगार बोलते हैं। या फिर तुमने सपोज करो पहले किसी से पैसा ले रखा है, तुम पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तुम्हें ले जा करके काम करवाया जाएगा और तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक कि जो पैसा तुमने लिया है वो इक्वल नहीं हो जाता है, इसी को बेगार बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर। और क्या होता है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, यानी कि इन्हें लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, अपने जानवरों को जलाने के लिए जंगलों में नहीं घुसने दिया जाता था। द इन्फ्यूरिएटेड द ट्राइबल, और जिससे क्या होता है, लोग जो ट्राइबल्स होते हैं उनमें गुस्सा आ जाता है। अच्छा, उस टाइम जो ये ट्राइब्स थे उनमें एक लीडर हुआ करता था अल्लूरी सीताराम राजू। ये क्या करता है, ट्राइबल्स को मतलब इंस्पायर करता है टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड वेयर खादी क्लोथ्स, कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो इस मूवमेंट में और खादी के कपड़े पहनो। हाउएवर ही बिलीव्ड दैट इंडिया कैन बी लिबरेटेड ओनली बाय यूजिंग वायलेंस, लेकिन इसका ये मानना था कि हम क्या कर सकते हैं, हम तभी आज़ादी पा सकते हैं जब हम वायलेंस करेंगे, बिना वायलेंस के हम आज़ादी नहीं पाएंगे। अच्छा, ये लोग कहाँ रहते थे, या आंध्र प्रदेश में एक जगह थी गोदम हिल्स, वहाँ पर रहते थे। तो यानी कि द गोदम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं एंड वॉन्ट टू कैरी गोरिल्ला वारफेयर फॉर अटेम्प्टिंग स्वराज, और स्वराज पाने के लिए वॉरफेयर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये होता है अल्लूरी सीताराम राजू। हाउएवर अल्लूरी सीताराम राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और 1924 में इसे पकड़ा जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये होती है कहानी ट्राइबल्स की। अच्छा, अल्लूरी सीताराम राजू लीडर होता है और ये बोलता है कि मुझे भगवान ने भेजा है, अगर मुझे कोई गोली भी मार देगा तो मैं नहीं मरूंगा, और ये बोल करके लोगों को इंस्पायर करता है और अपने साथ लड़ने के लिए ले करके जाता है। अब बात करते हैं रिवेलियंस इन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में क्या स्टेटस था इस रिवेल का, यानी कि इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू वेंट अराउंड द विलेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्रीवांसेज एंड इशूज़ ऑफ द पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स की क्या कहानी है ये समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू गांव में जाते हैं 1920 में। विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेज ऑफ किसान सभा वर सेटअप, तो किसान सभा बनाई जाती है पूरे एरिया में। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है अवध में, became the part of the Indian national movement। 1921 द हाउस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, तो जो किसान लोग होते हैं, जो तालुकदार्स होते हैं एंड मर्चेंट्स होते हैं, उनके घरों पे अटैक कर देते हैं, बाजार को लूट लेते हैं, जो भी ग्रेन इकट्ठा करा जाता है उसे ले लेते हैं। मेनी लोकल लीडर्स डिक्लेयर्ड दैट गांधी वांटेड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड दैट द लैंड हैड टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पुअर, और कुछ लोग ये मानने लगे थे कि गांधी ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे और जो भी लैंड है लोगों से ले करके, यानी जिसके पास ज़्यादा लैंड है ले करके लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो ये चीज़ होती है, मतलब प्लान अगर हम बात करें किसकी, तो किसान सभा की, यानी पीजेंट्स मूवमेंट की। अब बात करते हैं स्वराज का मतलब क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स पे। तो मीनिंग ऑफ स्वराज ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स। अच्छा, प्लांटेशन वर्कर्स क्या होते थे, प्लांटेशन वर्कर्स होते थे उस टाइम कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती थी, बेसिकली कॉफ़ी, टी क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें। तो लोगों को क्या करा जाता था, प्लांट में ले जाके उनसे काम करवाया जाता था, और वो लोग वहीं पर रहते थे, उन्हें ना उनके घर वालों से मिलने दिया जाता था, ना तो वो बिना परमिशन के कहीं आ जा सकते थे, यानी बेसिकली एक तरीके से उन्हें उसी प्लांट के अंदर रख के काम करवाया जाता था। तो प्लांटेशन वर्कर्स इक्वेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज विद देयर बेसिक राइट विच वर डिनाइड बाय प्लांटेशन ओनर्स, यानी जो उनके बेसिक राइट थे वो भी डिनाई करे जाते थे प्लांटेशन ओनर से, और इनका स्वराज का मतलब था कि भाई हमें अपना तो राइट चाहिए। और सही भी बात है कि भाई बेसिक राइट तो होने ही चाहिए किसी भी इंसान के पास। सो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड अथॉरिटीज़ एंड लिफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, अथॉरिटीज़ को डिफाई कर देते हैं और प्लांटेशन को छोड़ देते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज इज़ कमिंग, इनका विश्वास था गांधी राज आ रहा है, एंड दे विल बी गिवन लैंड्स इन देयर विलेजेस, और उनका मानना था कि उनके गाँव में उन्हें
ज़मीन दी जाएगी। दे वर नॉट एबल टू रीच होम, वो घर पहुंच नहीं पाते हैं। दे वर कॉट बाय द पुलिस, पुलिस से पकड़े जाते हैं। एंड वर मर्सिलेसली बीटन, और बहुत बुरी तरीके से पीटे जाते हैं। यानी विजन ऑफ द मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस, लेकिन इसका विजन गवर्नमेंट द्वारा कांग्रेस द्वारा नहीं डिफाइन करा गया। एंड वर्कर्स एंड ट्राइबल्स इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन टर्म्स, यानी कि वर्कर एंड ट्राइबल ने स्वराज को अपने टर्म्स में इंटरप्रेट कर लिया था। क्योंकि ये लोग क्या कर देते हैं, पुलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, फिर पुलिस इनके ऊपर अटैक करती है, जिसमें से कई सारे प्लांटेशन वर्कर्स मारे जाते हैं। और कांग्रेस पे डिनाई कर देती है कि नहीं हमने, क्योंकि जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी वो तो नॉन वायलेंट तरीके से कर रही थी, और यहाँ पर वायलेंस हो जाता है और कांग्रेस डिनाई कर देती है। तो यानी कि जब ये चीज़ होती है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल कैसे होता है। तो चौरी चौरा एक जगह यूपी के गोरखपुर के पास पड़ती है। तो गांधी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 व्हेन अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स बिकेम वायलेंट एंड किल्ड 23 इंडियन पुलिसमैन। और हमें पता है कि जो ब्रिटिश पुलिसमैन होते थे उसमें जहाँ के लोग भी तो रिक्रूट होते थे, इंडियंस भी हुआ करते थे पुलिस में। और यहाँ जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने क्या कर दिया था, चोरी चोरा एक पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वर्कर्स 23 मारे गए थे, और जो क्या थे वो इंडियन ही थे। और इस वायलेंस को देख करके गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर लिया। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन February 1922 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बिकॉज महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वाज टर्निंग वायलेंट। महात्मा गांधी जी को लगता है कि भाई वायलेंट होता जा रहा है, सो वो इस मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। सम ऑफ दीज लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अच्छा, कुछ लीडर्स जो होते हैं इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय CR दास, उस टाइम एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है CR दास के द्वारा, एंड मोतीलाल नेहरू। इन द लेट 1920s इंडियन पॉलिटिक्स अगेन शेप्ड बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। अब 1920s में आगे चल के जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो फिर से शेप लेती है। क्या शेप लेती है? द फर्स्ट इफेक्ट वाज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब पहला क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन पहला होता है। एंड द सेकंड इफेक्ट वाज द फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, और दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर प्राइस भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। सो द स्टैट्यूटरी कमीशन वाज सेटअप टू look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes। तो यानी कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाता है जो इंडिया में आएगा और वो यहाँ पर देखेगा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या चेंजेज होने चाहिए, यानी कि उसके ऊपर सजेशन देगा। और 1928 में एक कमीशन बनाया जाता है, साइमन कमीशन, जो कि इंडिया में पहुँचता है। एंड इट वाज ग्रीड बाय द इंडिया में पहुँचता है एंड इट वाज ग्रीटेड बाय द स्लोगन गो बैक साइमन। और यहाँ पर इंडिया के लोग क्या करते हैं, उसका अपोज करते हैं और गो बैक साइमन के नारे लगाते हैं कि उसको मतलब अपोज करने का तरीका होता है गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। यानी कि एक लाहौर में सेशन होता है कांग्रेस का 1929 दिसंबर में, जिसके प्रेसिडेंट होते जवाहरलाल नेहरू, और बात होती है कि भाई हम क्या करेंगे, अब पूर्ण स्वराज लेंगे। और इस पूर्ण स्वराज की डेट फिक्स करी जाती है 26 जनवरी को। ये बोला जाता है कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, तो उसकी कहानी यहाँ से ट्रेस होती है। ऐसे होती है कि भाई 26 जनवरी को क्या डिसाइड करा गया था कि 26 जनवरी 1930 हम क्या ले लेंगे, आज़ादी ले लेंगे। बट आज़ादी तो हमें मिल नहीं पाती है उस टाइम पे, इसीलिए जो हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है वो भी डेट 15 अगस्त होती है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने 26 जनवरी 1930 डिसाइड करा था आज़ादी लेने का, तब तो आज़ादी मिल नहीं पाई, तो अब हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ होती है, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा जाता है। यानी कि इसीलिए 26 जनवरी ही चूज करा गया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फैक्टर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स इन लेट 1920s। तो लेट 1920s में क्या होता है, तो 2 फैक्टर्स शेप्ड द इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स लेट 1920s। The first was the impact of worldwide economic depression. Peasants were the worst sufferers
एज द प्राइसेज ऑफ देयर एग्रीकल्चरल गुड्स रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। यानी कि जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पीजेंट्स को होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं उनका प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अगली चीज़, द सेकेंड फैक्टर वाज दैट एट दिस टाइम टॉरी गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर सर जॉन साइमन, कि एक साइमन टू लुक फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए कि चीज़ें कैसी चल रही हैं एक कमीशन बनाया जाएगा और जो इंडिया आएगा और सजेस्ट करेगा चेंजेस को, जिसे हम बोलेंगे साइमन कमीशन, वो आता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इस साइमन कमीशन का क्या करती हैं? अपोज करती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। और हमें पता है उस टाइम इंडिया में सिचुएशन बहुत ख़राब हो रखी थी। लेकिन कितनी भी ख़राब हो रखी हो, कोई भी ब्रिटिशर्स अगर आएंगे चेक करने तो वो तो भाई पार्शियल होंगे इन नेचर। वो तो बताएंगे कि सिस्टम अच्छा चल रहा है, यहाँ के लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई इंडियन मेंबर होता तो बताता कि नहीं ये चीज़ें मतलब यहाँ पर गलत है। बट सारे ही ब्रिटिशर्स थे तो क्यों क्रिटिसाइज़ करेंगे खुद के सिस्टम को? इसीलिए यहाँ के लोग जो इंडियंस थे उस चीज़ को क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। तो इन दिस बैकग्राउंड द कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज और एन इंडिपेंडेंट इंडिया एज एन अल्टीमेट एम ऑफ द कांग्रेस। और इसीलिए पूर्ण स्वराज की बात होती है और एक इंडिपेंडेंट इंडिया की बात आती है। तो अब बात करते हैं इसके आगे क्या होता है। तो गांधी ऑन 31 जनवरी 1930 को सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन के पास एक लेटर भेजते हैं। उसमें 11 डिमांड्स लिखते हैं। क्या 11 डिमांड्स होती हैं? यानी कि वाइल सम ऑफ दीज डिमांड्स वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी कुछ डिमांड थी जनरल इंटरेस्ट की और कुछ थी स्पेसिफिक। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल डिमांड्स वाज द डिमांड ऑफ अबॉलिश सॉल्ट लॉज। अच्छा, उसमें से एक डिमांड थी कि भाई सॉल्ट लॉ जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए। तो गांधी चोज सॉल्ट एज इट वाज यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड वाज एन इसेंशियल फूड आइटम। अच्छा, अगर हम बात करें गांधी जी ने सॉल्ट लॉ क्यों चुना, सॉल्ट क्यों उठाया, तो भाई सॉल्ट ऐसी चीज़ है कि जो क्या होता है सारे लोग ही यूज करते हैं, हर तरीके के लोग, अमीर से गरीब, मतलब कोई भी है और सॉल्ट तो यूज ही कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, सारे जो भी लोग हैं। तो यानी इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को उठाया कि भाई सॉल्ट लॉ को ख़त्म करना चाहिए। When demands were not fulfilled, गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च। और इनकी डिमांड जब पूरी नहीं होती है तो गांधी जी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं ऑन अप्रैल 11, 1930। ये डांडी पहुंचते हैं, अ कोस्टल विलेज ऑफ गुजरात के डांडी विलेज में, एंड वायलेटेड द लॉ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वहाँ पर जाकर के नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, यानी कि इस मूवमेंट में बात करी गई कि पीपल वर आस्क्ड, कहा गया नॉट ओनली टू रिफ्यूज, कि सिर्फ ये रिफ्यूज मत करो कोऑपरेशन विद ब्रिटिश, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, और क्या करो, कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करो। यानी कि इस मोमेंट में लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट करा वो देखते हैं। तो पीपल अक्रॉस द नेशन ब्रोक द सॉल्ट लॉज, तो यानी कि पूरी कंट्री में लोग क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, अपना नमक बनाते हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने जा करके नमक बना करके दिखाते हैं, यानी कि हमने नमक कानून तोड़ दिया। फॉरेन क्लॉथ वाज बायकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, जो पीजेंट्स थे उन्होंने भाई रिवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो विलेज के ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड पीपल लिविंग इन कंट्री साइड वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और जो कंट्री के अंदर लोग रहते थे उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट करा, यानी गांव के एरियाज में जहाँ पर फॉरेस्ट होते थे ट्राइबल्स लोग, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को भी तोड़ा। अब बात करते हैं रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स। अब क्या करती है, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मूवमेंट को, तो कैसे करेगी, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट करती है। दिस इंटर्न लेड टू वायलेंट क्लैसेज एट मैनी प्लेसेस, यानी कि बहुत जगह पर क्या होते हैं, बहुत सारे वायलेंट क्लैसेज होते हैं लोगों के बीच, यानी कि गवर्नमेंट और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच। व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट चलते टाइम जब गांधी जी को अरेस्ट करा गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर
अटैक्ड पुलिस पोस्ट, तो यानी कि शोलापुर के वर्कर्स ने क्या कर दिया, पुलिस पोस्ट पे अटैक कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे एंड स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइजेज द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो भी ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज करता था ऐसा स्ट्रक्चर था, सबको अटैक करा सबके ऊपर। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पॉन्ड किया बहुत ही ब्रूटल तरीके से, यानी कि पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, बच्चों और औरतों को पीटा गया। एंड अराउंड 100,000 पीपल वर अरेस्टेड, इतने लोगों को अरेस्ट करा गया। अगर हम बात करें अंडर सच सिचुएशन गांधी साइन द इरविन पैक्ट, और इस टाइम क्या करते हैं गांधी जी, इरविन पैक्ट साइन करते हैं एंड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और बात करते हैं कि भाई हम मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे। वाइल गांधी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ था, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने यानी कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो और दूसरे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैसे करके कांग्रेस के लोगों को भेजा गया। एंड गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसमें गवर्नमेंट एग्री हुई कि भाई हम पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी हैं, देखो प्रिजनर दो तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि ये रिबेलियन नहीं है, ये अपने सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के तरीके से, जो यानी कि उनको जो इस प्रोटेस्ट के लिए मतलब डिटेन कर लिया जाता है, तो उनको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर। और बात होती है कि हम तुम्हें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और एक होते हैं कि भाई किसी ने क्या करा है, कोई ऑफेंस करा है, यानी जो क्रिमिनल होते हैं, तो क्रिमिनल प्रिजनर हो तो अलग की बात हो गई, उन्होंने क्राइम करा है। पॉलिटिकल प्रिजनर कोई क्राइम नहीं करते हैं, बस एक गवर्नमेंट को अपोज करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स में चेंज लाना चाहते हैं। तो हाउ एवर द टॉक्स ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड नॉट सक्सीड, अगर बात करी जाए तो सफल नहीं हुआ जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। व्हेन गांधी जी रिटर्न, जब गांधी जी वापस लौटे, एंड केम टू नो अबाउट द अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स नेहरू एंड खान अब्दुल गफ्फार खान, ही रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये क्या करते हैं, फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ भी होती हैं, तो रिच पीजेंट्स कम्युनिटी लाइक पटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन मूवमेंट। दे वर हिट हार्ड बाय ग्रेट डिप्रेशन एंड फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पे द गवर्नमेंट्स रिवेन्यू डिमांड्स, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन था इससे इन लोगों को भी बहुत मुश्किल आ रही थी, यानी कि इनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था अपने रिवेन्यू यानी गवर्नमेंट के रिवेन्यू डिमांड को पूरा करने में। फॉर द रिच पीजेंट्स द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यूज, यानी कि जो रिच पीजेंट्स थे इनकी फाइट थी स्वराज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवेन्यूज इन्हें देने पड़ रहे थे। बट दे वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर द मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, डिसअपॉइंट हुए। क्यों, क्योंकि मूवमेंट क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया गया एंड विदाउट रिवाइजिंग एनी रिवेन्यू रेट्स, और कोई भी रिवेन्यू रेट कम हुआ ही नहीं, तो इससे क्या हो गए थे, निराश हो गए थे, क्योंकि इस मूवमेंट का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुअर पीजेंट्स, the poor peasants not only wanted the revenues to decrease but also wanted the unpaid rent to the landlords to be remitted। इनका मानना था जो पुअर पेजेंट्स थे ये सिर्फ नहीं चाहते थे कि रिवेन्यू कम हो, ये भी चाहते थे जो अनपेड रेंट है टू द लैंडलॉर्ड्स वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। द रेडिकल मूवमेंट pertaining to poor peasants were often led by socialists and the communists, और जो रेडिकल मूवमेंट्स थे पुअर पेजेंट्स और ये मतलब सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स लीड कर रहे थे इनको। हाउएवर द कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नो रेंट कैंपेन को कांग्रेस नहीं सपोर्ट करना चाह रही थी। इन मोस्ट प्लेसेज एंड हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन, जिससे कांग्रेस एंड पुअर पीजेंट्स के बीच का रिलेशन अनसर्टेन हो गया। बिजनेस क्लास क्या कर रहा था, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द बिजनेस क्लास हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुए, एंड हैड बिकेम पावरफुल। द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास लेड बाय नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट सच एज पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला सपोर्टेड द मूवमेंट, इन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट करा एंड क्रिटिसाइज्ड द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी और जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनके बाय और सेल को भी रिफ्यूज करा। फॉर मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट स्वराज वाज अ टाइम, स्वराज वो टाइम था व्हेन द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुडेंट, यानी कि स्वराज वाज अ टाइम, स्वराज ऐसा चीज़ थी जहाँ पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेसेस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
अच्छा, इंडस्ट्रियल क्लास की बात करें तो लार्जली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्ट नागपुर। इट वाज बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट हैड गुड टाइज विद द कांग्रेस के साथ अच्छी टाई थी। सम वर्कर सपोर्टेड गांधीयन प्रोग्राम सच एज बायकॉट एंड स्वदेशी स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930। कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड as part of its program of struggle. It felt that it would alienate the industrialists and divide the anti-imperial forces. अब बात करते हैं वुमेन की क्या पार्टिसिपेशन था। तो वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। कैसे? वुमेन केम आउट इन लार्ज नंबर एंड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड शॉप सेलिंग लिकर एंड फॉरेन गुड्स, यानी कि दुकानों को तोड़ दिया, सॉल्ट लॉ बनाए। हाउएवर फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन, लेकिन काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक कांग्रेस रिलक्टेंट थी, यानी कि कांग्रेस ने वुमेन को कोई अच्छी पोजीशन नहीं दी। अथॉरिटी विद इन द कांग्रेस एज मोस्ट ऑफ कांग्रेसमैन अलॉन्ग विद गांधी वर ऑफ द व्यूज दैट प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द वुमेन वाज टू लुक आफ्टर होम एंड चिल्ड्रन। यहाँ तक कि जो प्रोमिनेंट लीडर थे गांधी जी भी, उनका भी मानना था कि जो वुमेन है उनका क्या रोल है? उनका रोल है कि देखभाल करना अपने बच्चों की और अपने घर की। अब बात करते हैं लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट क्या थी? तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर हम बात करें तो द अनटचेबल्स और द दलित रिमेंड अलूफ फ्रॉम द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से दूरी बना करके रखी अनटचेबल्स ने और दलित्स ने। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड देम फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द हायर कास्ट हिंदूज। अच्छा, कांग्रेस ने भी इन्हें अलग रखा क्योंकि इन्हें डर था कि जो हायर कास्ट है हिंदूज की ऑफेंड हो जाएगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक और दलित्स की मतलब ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बोलते हैं। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स। ये बात करते हैं भाई इनका सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड्स। ब्रिटिश ने क्या कर लिया? डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। बट गांधी वाज अगेंस्ट दिस कंसेशन। गांधी इसके अगेंस्ट थे क्योंकि इनका मानना था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा ना, ये इनके अंदर क्या कर देगा? फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस फॉर देयर एसिमिलेशन इनटू सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में इनका एजिमुलेशन है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अम्बेडकर एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन। अम्बेडकर ने एक्सेप्ट करी गांधी की पोजीशन को एंड साइंड पूना पैक्ट इन सितंबर 1932। द दलित्स वर गिवन रिजर्व्ड सीट्स। दलित को रिजर्व सीट दी गई प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्टोरेट। द दलित्स हाउएवर एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, यानी कांग्रेस लेड मूवमेंट में ये भी क्या थे? एप्रीहेंसिव थे। अब बात करते हैं वेरियस मुस्लिम एसोसिएशन इन द कंट्री डिड नॉट कम्प्लीटली सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो कई सारे मुस्लिम एसोसिएशन थे उन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट दे फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। खिलाफत मूवमेंट के बाद वो क्या हो गए थे? अपने आप को एलियनेटेड फील कर रहे थे कांग्रेस से। द मुस्लिम डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देमसेल्फ। मुस्लिम ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। दे बिलीव्ड दैट द कांग्रेस हैड सेम इंटरेस्ट एज हिंदू महासभा एंड दस डिड नॉट सपोर्ट इट। उनका मानना था मुस्लिम्स का कि कांग्रेस के पास सेम इंटरेस्ट है जो कि जैसे हिंदू महासभा का इंटरेस्ट है, एंड उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। दे डिमांडेड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट की बात करी विच वाज अपोज्ड बाय द हिंदू महासभा, जिसे हिंदू महासभा ने अपोज करा। गांधी एज अ सोशल रिफॉर्मर। अगर हम बात करें गांधी एज अ सोशल रिफॉर्मर कैसे थे, तो गांधी वाज नॉट ओनली एन एक्सेप्शनल पॉलिटिकल लीडर but was also a social reformer. He worked for the upliftment of the people belonging to the lower class, यानी कि जो लोअर क्लास के लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट की ये बात करते थे। एक लीडर ही नहीं थे बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर मीन्स जो सोसाइटी में गलत चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, उनको कैसे सही करा जाए, उनको कैसे सुधारा जाए, रिफॉर्म करा जाए। तो रिगार्डेड दलित्स एज द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। इनका मानना था रिगार्डेड दलित, यानी दलित को इन्होंने सपोज करा एज द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, कि तो भगवान के बच्चे हैं। इन्होंने इन्हें नाम दिया था हरिजन का। हरिजन इंग्लिश में लिखूँ तो हरिजन, इन्होंने बोला था दलित को हरिजन।
ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स, कि इनकी टेम्पल्स में एंट्री होनी चाहिए, एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, जो पब्लिक वेल्स हैं वहाँ पर भी एक्सेस हो, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द लोअर कास्ट, और इन्होंने खुद टॉयलेट भी साफ करे, जिससे ये होना चाहिए कि भाई डिग्निफाई करा जाए कि हाँ जो लोअर कास्ट के लोग भी काम कर रहे हैं वो भी काम, मतलब काम तो सबका इम्पोर्टेंट है ना, तो उसी चीज़ को डिग्निफाई करने के लिए इन्होंने खुद भी क्या करा, टॉयलेट तक साफ करे। अब बात करते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की। तो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टू द नेशन एमर्ज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर थे? When people fought collectively to oppose the British in various movements and struggles, the feeling of nationalism was born। यानी कि जब एक सारे लोग एक साथ आकर के लड़ रहे थे तब क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। नेशनलिज्म आल्सो ग्रू एज द रिजल्ट ऑफ वेरियस लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, यानी नेशनलिज्म में कई सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ और लिटरेरी एक्टिविटीज़ को क्या करा गया, जगह दी गई। द आइडिया ऑफ इंडिया केम टू बी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता, यानी भारत माता की इमेज बनाई गई। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता एज अ सेंटिक फिगर हुई इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट इससे और ज़्यादा बढ़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर पेंट करते हैं भारत माता की फिगर को, हु इज़ काम कंपोज्ड, जो कि काम है, कंपोज्ड है, एंड डिवाइन स्पिरिचुअल इमेज बनती है। द इमेज ऑफ द भारत माता अराउज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग्स्ट द इंडियन, और इससे क्या होती है, नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर आती है। अगर हम बात करें द नोवेल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंक्लूडेड द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय लिखते हैं। विच इंस्टिल्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिससे क्या होती है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर आती है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, इंडियन फोकलोर सुनाए जाते हैं जिससे लोगों के अंदर अपनेपन वाली फीलिंग आए, नेशनलिज्म की फीलिंग आए। नेशनलिस्ट इन द कंट्री टूर्ड सेवरल विलेजेस, जो भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या करे, गाँव के टूर करे, एंड कलेक्टेड फोक लोर्स, उन्होंने वहाँ की लोकल कहानियाँ उठाई, एंड फोक टेल्स टू डिस्कवर नेशनल आइडेंटिटी, और बात करी नेशनल आइडेंटिटी की। जैसे इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर वीगन कलेक्टिंग हाइम्स, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वहाँ के हाइम्स को, फोक टेल्स को, नर्सरी राइम्स को, एंड सॉन्ग्स फॉर क्रिएटिंग द कलेक्टिव फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए फोक टेल, हाइम्स, नर्सरी राइम्स, इन चीज़ों को इकट्ठा करा। मद्रास की बात करें तो यहाँ पर नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम फोक टेल, यहाँ पर इन्होंने एक फोक टेल की क्या करी, एक बुक ही पब्लिश करी। द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लिटरेचर, जो कि नेशनल लिटरेचर का भी पार्ट है। वेरियस सिम्बल्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय द नेशनल लीडर्स, कई सारे सिम्बल्स का यूज करा गया नेशनल लीडर्स द्वारा लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइंड, इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें 8 लोटस थे जो दिखाते थे यहाँ के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड एक क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, और एक मून भी था जो हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। इन 1921 वैसे एक मून से, हिंदू मुस्लिम से मुझे एक शायरी याद आई, अभी मैंने कहीं पढ़ी थी कि हे चांद तू किसका है, हे चांद तू किसका है, ईद में मुस्लिम का, या करवा चौथ में हिंदू का। यानी कि हम करवा चौथ फेस्टिवल होता है जिसमें हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं, चांद देखते हैं, और वहीं पर ईद में मुस्लिम लोग देखते हैं। तो यानी कि और उस टाइम पे भी क्या करा गया था, ईद में यानी कि एक क्रेसेंट ऑफ मून रिप्रेजेंट करा गया था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इन 1921 गांधी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, गांधी ने डिजाइन करा स्वराज फ्लैग को। इट वाज अ ट्राई कलर फ्लैग एंड हैड अ स्पिनल व्हील इन द सेंटर। इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि ये वाला ट्राई कलर था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, री-इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि यहाँ की हिस्ट्री को फिर से री-इंटरप्रेट करा जाता है और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप करी जाती है। अब बात करें द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्स इंडियन एज बैकवर्ड, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियंस को बैकवर्ड दिखाया है, पिछड़ा दिखाया है।
प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, और ये बात करी कि भाई ये तो अपने आप को गवर्न भी नहीं कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स द इंडियन हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ग्लोरियस इंडियन पास्ट, और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन हिस्टोरियंस ने अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में लिखा। दे असर्टेड दैट बिफोर द कॉलोनियल रूल इंडिया मेड एडवांसमेंट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर। उन्होंने लिखा कि भाई तुम लोग जब आए कॉलोनी बनने से पहले हम लोगों ने अपने मतलब आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, इन सब चीज़ों में बहुत एडवांसमेंट हासिल कर ली थी। हर इकोनॉमी बिगेन टू डिक्लाइन ओनली आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और ये बात करी कि हमारी इकोनॉमिक डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई जब से तुम ब्रिटिशर्स आए हो यहाँ पे। ऑल द एबव फैक्टर्स इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एमंग द इंडियंस, ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या करा, नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाई इंडिया में। हाउएवर द एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, जो एफर्ट थे लोगों के यूनिफाई करने के वो बिना प्रॉब्लम के तो नहीं थे, प्रॉब्लम्स तो थी ही। वह हिंदू रूल ऑफ एंशियंट टाइम्स बिगेन टू बी ग्लोरीफाइड एंड इमेजेस वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू इकोनोग्राफी, द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज बिगेन टू फील एलियनेटेड। क्यों प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि हमने जो यहाँ की इमेज थी वो हिंदुओं के अकॉर्डिंग दिखाई, जिससे दूसरी कम्युनिटी के लोग थे वो थोड़े से एलियनेटेड फील कर रहे थे। बट ऐसे करके हमने नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करी थी। चलो हमारा टैब भी डिस्चार्ज होने वाला है, और उसके पहले हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स यहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड कीप स्टडिंग, लगातार पढ़ते रहो, जो भी डाउट हो पूछते रहो। सो ऑल द बेस्ट। और हमने इसके साथ ही सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो जैसा लगे कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।